बांग्लादेश जिस तरह से भारत को आंखें दिखा रहा है, क्या हम कह सकते हैं दोस्त दोस्त ना रहा? लगता तो ऐसे ही है। इंडिया को देखिए चारों तरफ से घेरा गया है। अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पे अपना बेस बनाना हो। पाकिस्तान बना जब बांग्लादेश भी उसका पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान ये कहलाता था, तो थिंकिंग ये थी कि भाई खतरा जो है वो हिंदुस्तान से है, हिंदू धर्म से। क्या बांग्लादेश को वो इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है? सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है वो जमात इस्लाम। आग लगाना, हिंदुओं के टेम्पल पे अटैक करना, उनके बिजनेसेस को टारगेट करना, उनके घरों को जलाना, ये बड़े कम समय में ये हुआ था वहाँ के ऊपर। पाकिस्तान अब हथियार सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को, दूसरी तरफ चाइना हथियार सप्लाई कर रहा है एयरफोर्स को बांग्लादेश। तो ये इंडिया के लिए किस तरह से चिंता का सबब है? ये वॉर जो है बहुत पुरानी है। इंडिया सिर्फ अगर अपना सेना बॉर्डर पे तैनात कर दे, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं। इंडिया के लिए कुछ ऐसा नहीं हो गया आगे कुआं पीछे खाई? हमें थ्रेट जो है, आप दोस्त तो चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। क्या हो अगर दोस्त दुश्मनों से हाथ मिला ले? बांग्लादेश कुछ यही कर रहा है। पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ चीन ने इन्वेस्ट किया है बड़े स्तर पर बांग्लादेश में और हथियार भी दे रहा है बांग्लादेश को। इस सब का इंडिया पर क्या असर होने वाला है, इस पर बातचीत के लिए फॉरेन पॉलिसी के जाने माने एक्सपर्ट कमर आगा साहब हमारे साथ आज मेहमान हैं 1 to 1 विद रिचा में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 1 to 1 विद रिचा में। बांग्लादेश जिस तरह से भारत को आंखें दिखा रहा है, क्या हम कह सकते हैं दोस्त दोस्त ना रहा? लगता तो ऐसे ही है। पाकिस्तान से उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। अब मिलिट्री कोऑपरेशन की भी बात हो रही है। डिफेंस कोऑपरेशन आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना से वो उनके पुराने मिलिट्री टाइज हैं, और इसी बीच में बहुत सी खबरें अमेरिका से भी आ रही हैं। अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ पे अपना बेस बनाना, उनके एक आइलैंड को लेके। अमेरिका चाइना की भी टसल नज़र आती है वहाँ पे लेके। तो बहुत फास्ट मूविंग डेवलपमेंट्स हैं। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान अब इस समय जो वहाँ पे सरकार है वो बेसिकली आर्मी बैक्ड रिजीम है, और बिल्कुल वैसी उसी रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट चलती थी। वहाँ भी आर्मी बैक्ड। ये मोहम्मद यूनुस जो है ये एक मुखौटा है, इनके पास कोई पावर नहीं, ना इनको कोई एक्सपीरियंस है। ये तो बेसिकली देखा जाए तो एक एनजीओ सम्राट जिसे कहा जाता है वो थे, और इन्होंने सेक्टर में अच्छा काम किया था गरीबी हटाने के लिए। लोअर सेक्शन में इनकी छवि अच्छी थी, मगर इन्हें कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं, कोई इनका। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो इनका सोच है वो मुस्लिम लीगी है। बांग्लादेश एक बड़ा अड्डा रहा है हमेशा से मुस्लिम लीग का, आज़ादी से पहले जिसने पाकिस्तान का गठन किया था। तो ये लोग जो हैं ये शुरू से चाहते थे कि पाकिस्तान का पार्ट बने बांग्लादेश, या पार्ट अब आज़ाद हो गया है तो क्लोजर टाइज हो। इनकी पाकिस्तान बना जब बांग्लादेश भी उसका पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान ये कहलाता था, तो थिंकिंग ये थी कि भाई खतरा जो है वो हिंदुस्तान से है, हिंदू धर्म से है। इसीलिए ये लोग अलग हुए थे यहाँ से कि एक हम एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव होगी स्टेट जो इस्लामिक तो स्टेट, जैसा आपने कहा कि प्योर इस्लामिक स्टेट बननी चाहिए यहाँ पे, जिसमें माइनॉरिटीज का कोई ज्यादा रोल नहीं होगा, जिसके अंदर जो है औरतों के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस होंगे। इस यहाँ पे लेके थोड़ा डिवीजन नजर आता है औरतों को लेके। कुछ ये कहते हैं कि लीगी जो है पुराने कि नहीं, औरतों का भी होना चाहिए, इस्लामिक स्टेट हो, लेकिन माइनॉरिटीज खासतौर से हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ ये लोग नजर आते हैं। तो जो आपने हिंदू माइनॉरिटीज की बात की, यहाँ पर अब हमले भी हो रहे हैं। 2024 में 2200 से ज्यादा हमले हिंदुओं पर, उनके धार्मिक स्थलों पर हुए हैं। एक हिंदू धार्मिक नेता पर देशद्रोह का भी आरोप लगा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किस तरह से स्थिति इंडिया को अफेक्ट कर सकती है? भाई पहले तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर की स्थिति बिगड़ती जा रही है। क्या सेना इसको आसान होता है ये इस तरह की हरकतें करना, लेकिन उसको संभालना एक बड़ा मुश्किल काम होता है। जिससे कि बांग्लादेश में सेकुलर एलिमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग है, और ये आज से नहीं, शुरू से है। अकेला मुस्लिम देश है इस पूरे क्षेत्र में, बल्कि मुस्लिम वर्ल्ड में, जो इस्लामिक कट्टरपंथी
विचारधारा के खिलाफ लड़ रहा है, मरे भी बहुत से हैं। और इस दफे भी हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सी दरगाहों पे और सूफी ठिकाने जो थे, वहाँ से अपील की गई कि आप हिंदुओं को बचाओ, मंदिर पे अटैक नहीं होना चाहिए। तो ये डिवीजन बहुत शार्प है वहाँ के ऊपर। और लेकिन जो जैसा आपने कहा कि जो मौजूदा इंटरिम प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूसुफ, वो अवामी लीग वाली सोच रखते हैं, तो क्या बांग्लादेश को वो इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है? नहीं, देखिए, उनके ब्रीफ सिर्फ इतना है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट के जो भी निशानात हैं, जो भी उनके उनकी लेगेसी है, उसको पूरी तरीके से खत्म खत्म करो। सेकुलर आइडियोलॉजी जहाँ जहाँ भी है वो इंस्टीट्यूशन को खत्म करो और इस्लामिक मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। उनके पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पीछे उसके जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे शक्तिशाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी के साथ वहाँ पे स्टूडेंट जो है छात्र शिविर है जो काफी मिलिटेंट नजर आता है, और उनके साथ फिर उसके साथ जो है वहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप हैं जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए, जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट में हमने देखा कि आग लगाना, हिंदुओं के टेम्पल पे अटैक करना, उनके बिजनेसेस को टारगेट करना, उनके घरों को जलाना, ये एक बड़े प्लान्ड वे में ये काम बहुत कम समय में ये हुआ था वहाँ के ऊपर। तो इस तरह से डिवीजन है। जमात इस्लामी का ये है कि जमात इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा की वहाँ पे है, और वो जो है उसका काम ये है कि इंस्टीट्यूशन पे कब्जा करना, अपने लोगों को जुडिशरी में और इन सब चीज़ों में। बिल्कुल वही हो रहा है जैसा कि ज़ियाउल हक के वक्त में पाकिस्तान में हुआ था। एक्चुअल पावर सेना के पास है, सेना पीछे है, सेना के सामने नहीं आती, लेकिन ये लोग फ्रंट पे इस तरह से काम कर रहे हैं। जमात एक तरफ है, यूनुस के पास न तो सपोर्ट बेस है बहुत बड़ा, और ना ही उनको पास कोई गवर्नमेंट चलाने का एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट चलाने के लिए जरूरत होती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव के अलावा आपको जरूरत पॉलिटिकल होती है एक्सपीरियंस नहीं है जी। एक मूवमेंट की जरूरत होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है, वो तो कुछ है ही नहीं। ये वन मैन आर्मी है, कुछ है ही नहीं इनकी सपोर्ट बेस। ये तो जो आर्मी कहेगी वो इनको करना पड़ेगा जब तक। और फिर दूसरी बात ये कि वो विचारधारा से बहुत प्रो वेस्ट है। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश को अमेरिका के साथ जोड़ना, पश्चिमी देशों के साथ जोड़ना। वो काफी समय से पश्चिमी देशों में इस बात का प्रचार भी कर रहे थे कि शेख हसीना की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, इसको हटाना चाहिए और यहाँ पे जो नई सरकार का गठन होना चाहिए, ये प्रचार वो कर रहे थे। अमेरिका में भी, फिर उसके अलावा मीडिया में भी वो बार बार जब बोलते थे, और यहाँ यही नहीं बल्कि वो हस्तक्षेप की भी बात करते थे इन देशों से कि उनको प्रेशर डालना चाहिए शेख हसीना के ऊपर। इनका ब्रीफ इतना था, उसीलिए इनको पिक किया गया, इसलिए किया गया कि इनके पश्चिमी देशों से भी अच्छे रिश्ते हैं, और दूसरी तरफ ये है कि ये एक इनकी छवि एक अच्छी है कि ये एक इन्होंने संस्था बनाई थी जिससे गरीबों की मदद की थी। लेकिन जो इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति है, बांग्लादेश की जो जियोग्राफी है, वो इंडिया लॉक्ड कंट्री है। 94% उसका बॉर्डर इंडिया से लगता है, और जिस दर पर जैसे इंडिया चीजें सप्लाई करता है बांग्लादेश को, उस स्थिति में क्या बांग्लादेश हमसे इस स्थिति में है कि वो एक तनातनी मोल ले ले? बिल्कुल भी नहीं है। वो देखिए, उसके हम लोगों ने पहले भी कहा कि बॉर्डर है, पोरस बॉर्डर है, पानी की सप्लाई यहाँ से होती है, टेक्सटाइल वो कपड़े वो बनाते हैं, स्टिच करते हैं, सीते हैं, और कॉटन हिंदुस्तान से जाती है। हिंदुस्तान की बहुत सी टेक्सटाइल कंपनीज वहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है। फिर उसके अलावा ये भी है कि उस कनेक्टिविटी से इनको फ़ायदा भी बहुत है। ये आज की नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी कनेक्टिविटी, हज़ारों साल की कनेक्टिविटी है। तो दूसरी बात ये है कि उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बेहद ख़राब है। वहाँ के ऊपर जिस तरह की स्थिति है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ नहीं रहा है। जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया था वो विड्रॉ कर रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट इनको यूरोप अमेरिका से मिल रहे थे टेक्सटाइल कंपनीज के, वो मिलना बंद हो गए हैं। मतलब कई मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं जो इस सेक्टर से जुड़े हुए थे। कंपनियां बंद होती चली जा रही हैं। और एक वक्त था जब जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे बांग्लादेश के ग्रोथ के, जीडीपी के, वो इंडिया से भी बेटर हो रहे थे,
और लोग मिसाल दे रहे थे कि देखिए सबसे गरीब देश होने वाला बांग्लादेश आज किस तरह से तरक्की कर रहा है। तो ये डाउनफॉल वाकई चौंकाने वाला है। देखिए, ये डाउनफॉल हो गया था जिस समय कोविड, कोरोना काल के में आने के बाद उनके यहाँ जो थे कॉन्ट्रैक्ट यूरोप अमेरिकन फैशन हाउसेस के थे वो कैंसिल होने लगे एक के बाद एक के बाद। इनके यहाँ डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, ये काफ़ी हद तक इसी इंडस्ट्री पे निर्भर थे और फिर एग्रीकल्चर था और छोटी इंडस्ट्री थी दूसरी भी इनके पास थी। तो इनको जो डाइवर्सिफाई करनी थी अपनी इकनॉमी वो शेख हसीना नहीं कर पाई। और फिर उसके बाद ये भी था कि शेख हसीना की जो सरकार थी वो रियलिटी से बहुत दूर होती चली गई और वो एक कोठरी में फंस के रह गई। उनको सही नॉलेज भी नहीं थी कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। वो समझती थी कि सेना उनके साथ है और बड़ी संख्या जनता भी उनको सपोर्ट करती है, तो वो जो जी चाहे कर लें। उनको तो ये बाद में पता चला कि सेना बिक चुकी है पहले ही से। सेना का जो उनके लोग थे सेना के अंदर वो उनकी अलायंस इनके साथ नहीं रह गया था, उन्होंने कहीं और अलायंस कर लिया था, पाकिस्तान से जुड़ गए थे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान की इस पूरे सीन में काफी जबरदस्त एंट्री हो रही है। पाकिस्तान अब हथियार सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश को, दूसरी तरफ चाइना हथियार सप्लाई कर रहा है एयरफोर्स को बांग्लादेश में। तो ये इंडिया के लिए किस तरह से चिंता का सबब होगा? रिचा, एक चीज और मैं कहूंगा, ये वॉर जो है बहुत पुरानी है। 71 में बांग्लादेश बना, शेख मुजीबुर रहमान सत्ता में थे। उसके बाद 74 में वहां कू हो जाता है, आर्मी कू कर देती है और फिर एक अपोजिशन की गवर्नमेंट आ जाती है जो पूरा खिलाफ थी। जमात इस्लामी दोबारा से सत्ता में आई। वही जमात इस्लामी जिसने पाकिस्तान की सेना से मिल के वहां पे नरसंहार करवाया था। और वो ऐसा नरसंहार था जो कि अब तक के सबसे बड़े 5 नरसंहारों में, जिनोसाइड्स में से एक है। आई थिंक 4 लाख महिलाओं का, बंगाली महिलाओं का सरेआम रेप किया गया और उसके लिए बाकायदा सैंक्शन मिली थी पाकिस्तान की आर्मी को कि आप जाइए और वहां की नस्ल बदल दीजिए। जमात इस्लामी और जो कट्टरपंथी थे उन्होंने कह दिया था कि ये मुसलमान है ही नहीं, बंगाली मुसलमान नहीं है ये लोग जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के पक्ष में हैं। तो ये वहां पे ये 10 साल फिर उसके बाद उन्होंने वहां पे रूल किया। BNP, बांग्ला नेशनलिस्ट पार्टी, जो शेख खालिदा जिया की पार्टी है वो रही। पहले उनके हस्बैंड थे, फिर उसके बाद वो स्वयं रही, फिर उसके बाद फिर शेख हसीना आ गई इलेक्शन जीत के और उनका भी 15 साल का उसका काल रहा, शुरू हो गया था। तो वो ये वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू से बनी हुई है। और प्रॉब्लम ये है कि शेख मुजीबुर रहमान एक बड़े लीडर थे। अगर वो लंबे समय तक रहते तो मैं समझता हूँ कि वो एक इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बना देते और वो हो सकता था कि उनको इस बात का एहसास, वो भी मुस्लिम लीग के थे, उनको ये एहसास हुआ कि मुस्लिम लीग की जो पॉलिसी है वो बांग्लादेश के फेवर में नहीं है बल्कि पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट करता है। तो इसलिए उनको रियलाइज़ हुआ कि अगर यहाँ पे हमें रहना है तो हमें इंडिया के साथ मिलकर रहना होगा, न कि पाकिस्तान जो कि काफ़ी दूर भी है, कनेक्टिविटी भी नहीं है, और भारत के साथ मिलके उनके हमें तक फ़ायदे उनको नज़र आए। तो उनको ये रियलाइजेशन आया। लेकिन ये कि वो 3-4 साल के बाद उनकी हत्या हो जाती है और फिर उसके बाद ये एक समस्या है बांग्लादेश की जो शुरू से चल रही है। और मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये जो सिचुएशन है ये वहाँ पे चल नहीं सकती। अगर ज़्यादा होगा तो दूसरी वहाँ पे अराजकता भी फैल सकती है। इसलिए अभी तो सब खामोश हैं, वो लोग भी खामोश हैं जो शेख हसीना के साथ थे, जो सेकुलर एलिमेंट है, उसके पास कोई लीडर नहीं। उसकी शेख हसीना की पार्टी के जितने लोग थे या तो जेल में हैं या मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है। तो इस स्थिति में नहीं है कि वो अभी रीऑर्गेनाइज हो। देखिए, ये जो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिक्स है, डिप्लोमेसी है, इंडिया के लिए कुछ ऐसा नहीं हो गया आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि अब बांग्लादेश भी अगर चीन और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो रहा है या होता दिख रहा है तो फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए दिक्कत है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तो बाद में आती है, इंडिया के लिए दिक्कत है। इंडिया को देखिए चारों तरफ से घेरा गया है। चाइना एक तरफ है जिसने काफी लद्दाख और दूसरे एरिया में जमीन पर कब्जा कर रखा है 62 से लेके अब तक। फिर आप पाकिस्तान है जो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पार्ट ऑफ गुजरात,
में उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, जम्मू एंड कश्मीर में मेनली बिकॉज ऑफ इंडियाज जी। प्रेशर। फिर उसके अलावा अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ बांग्लादेश आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में, और नॉर्थ ईस्ट के बहुत से आतंकवादी संगठन जो है वो पहले भी बांग्लादेश में रहे हैं, हुजी जैसे, और उन्हीं ने पहले ऑपरेट। तो ये प्लान जो नजर आता है वो वही पुराना है जो पाकिस्तान का या चाइना का है कि भारत के विरोधी अभियान चलाए रखो, ताकि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 6 से 8% एनुअल, वो ना हो, भारत इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए, और वो भारत फिर उसके अलावा ये ना कर पाए जो उसका एक डेवलपमेंट एजेंडा से हट जाए, बल्कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो इस वजह से ये है, और इंटरनल भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की भी कोशिश की जा सकती है। फिर बांग्लादेश का बॉर्डर जो है वो म्यांमार से मिलता है, जो कि एक फेल्ड स्टेट है। अब 2 फेल्ड स्टेट हमारे इधर हो गई, और पाकिस्तान भी एक फेल्ड स्टेट है जो कोलैप्स भी हो रही है। ये भी एक बड़ी समस्या है भारत के सामने। लेकिन दूसरी तरफ रीचा ये भी है कि भारत की सेना और सिक्योरिटी एजेंसीज काफ़ी सक्षम है डील करने की। पाकिस्तान बहुत समय से, कई दशक से कोशिश कर रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बड़ा आतंकवादी संगठन होगा, हिंदुस्तान की फोर्सेस जाएंगी, हिंदुस्तान इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान ही वीक हो गया, और अब बांग्लादेश भी वीक हो रहा है। बांग्लादेश उससे ज़्यादा वीक हो रहा है सस्टेन के लिए। तो उसका वीक होना भी एक बड़ी समस्या है भारत के लिए, कि रिफ्यूजीज का आना आ सकता है अगर अराजकता फैलती है। तो बहुत सी चीजों फ्रंट पे भारत को काम करना। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, बहुत सारी चीजों के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट है बांग्लादेश, जैसे आलू, प्याज, चीनी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंडिया सप्लाई करता है, और जिस दर पर इंडिया दे सकता है वो पाकिस्तान नहीं दे सकता, चाइना नहीं दे सकता। तो अगर इंडिया चाहे तो बांग्लादेश के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इंडिया सिर्फ अगर अपना सेना बॉर्डर पे तैनात कर दे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उसके पास इतनी बड़ी सेना नहीं है, और सेना बहुत ही मतलब उस तरह से ऑर्गेनाइज भी नहीं है उनके पास। उनकी सेना स्वयं भारत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है ट्रेनिंग और दूसरी चीजों के लिए। हालांकि उस सेना में जो सेकुलर एलिमेंट है उनको लगातार ये गवर्नमेंट हटा रही है। जो नए आर्मी चीफ आए उनको हटाया जा रहा है, उनकी जगह पे जो जमात इस्लामी की थिंकिंग वाले लोग हैं उनको लाया जा रहा है। तो इंडिया के पास बहुत से ऑप्शन है, कोर्सिव डिप्लोमेसी है, फिर भारत की एक छवि है, भारत की इकनॉमी है जो बड़ी इकनॉमी है उनके लिए, भारत का, जिसकी चलते हुए भारत उनसे आसानी से डील कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बनाने की पुरानी एक्सेस की कोशिश तो नहीं है? बन नहीं सकता, इसलिए कि बांग्लादेश में उसके बायर कम है, उसको उस थिंकिंग के लोग कम हैं। जो आज़ाद हो गए हैं उसकी खुशियां मनाई जाती हैं, अधिकतर लोग, एक बांग्लादेश आइडेंटिटी भी बन गया है। और पाकिस्तान से जुड़ने के मतलब ये होते हैं, उनको ये लगता है कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी, और पाकिस्तानी आइडेंटिटी में पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसका डोमिनेशन होता है, वही सेना में भी है। और फिर ये लगता है कि वो इनको एक, जैसे पहले उसने किया था कि बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को अपनी एक कॉलोनी की तरह बना दिया था, या बलूचिस्तान को या खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान की जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है वो अपना एक कॉलोनी की तरह ट्रीट करते हैं, ना तो डेवलप करते हैं, ना वहाँ पे बहुत ही अंडर डेवलप रहे। तो बांग्लादेश के साथ भी, बांग्लादेश में अब घुसने के लिए पाकिस्तानी सिटीजन्स को सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं चाहिए होगी वीजा में। आपको लगता है कि वहाँ आतंकवादियों का और गढ़ बन सकता है? पहले से भी है लेकिन अब ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। देखिए उनको ट्रेन करके लाया जा रहा है, पहले भी थे वहाँ पे शेख हसीना के समय में, लेकिन शेख हसीना ने उनको कर्ब करने में, उनको रोकने में बड़ी मदद की थी भारत की, और काफ़ी हद तक हुजी और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप को कंटेन कर लिया था। अब तो ये है क्योंकि वहाँ की सेना ही चाहती है, सेना की देखिए ज़रूरत ये होती है कि वो भारत के साथ अपने अच्छे रिश्ते न बनाए, एक टेंशन क्रिएट करे, और अपने को एक देश का गार्डियन के रूप में पेश करती है कि भाई हम हैं जो आपको बचा सकते हैं, थ्रेट भारत से आ रहा है, भारत एक बड़ा देश है। जो पाकिस्तान की सेना अपने मुल्क में अपने लोगों को कहती है, वही बात है। पाकिस्तान की सेना तो काफ़ी एक्सपोज हो चुकी है,
इनका ये एक्सपेरिमेंट जो है मुझे नहीं लगता कि चल पाएगा बांग्लादेश के अंदर। और चाइना के रोल पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि चाइना ने बड़े लेवल पर वहां पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, एक्सपोर्ट कर रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, बांग्लादेश को $22 अरब का एक्सपोर्ट किया है, क्योंकि चाइना के मंसूबे भी हम सबके लिए साफ रहे। देखिए, चाइना और अमेरिका दोनों के बीच में वहां टसल है इस समय। अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि चाइना का वहां पे अड्डा बने। अमेरिका की जो पॉलिसी, अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडो पैसिफिक और क्वाड में एक बड़ा रोल करे, यानी कंटेनमेंट ऑफ चाइना के लिए काम करे। और बहुत से लोगों का मानना यह है कि ये जो कू हुआ था उसमें पश्चिमी देशों के भी हाथ नजर आते हैं। शेख हसीना ने भी कुछ उस तरह का संकेत दिया था कि पश्चिमी देशों का या बाहरी ताकतों का हाथ है उनकी सरकार को गिराने में। जी बिल्कुल, इसी के शेख हसीना एक लेवल तक चाइना को सपोर्ट लेती थी। वो कोई एक ऐसी एक्टिविटी नहीं करती थी जिससे कि भारत के इंटरेस्ट को कुछ खतरा पहुंचे या भारत को नुकसान हो। तो वो उनसे वेपन भी खरीद रही थी, इकोनॉमिक एड भी वहां से मिल रही थी, उससे भारत को बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं थी। मगर ये सरकार जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चाइना के साथ अलाइन कर सकती। अगर करेगी तो दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, पाकिस्तान अमेरिकन ये एक आने वाले समय में ये एक टेंशन वहां बना रहेगा चाइना अमेरिका के बीच में। और ये टेंशन हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान ने भी जिस तरीके से अपने को चाइना के साथ एलाई किया है उसकी वजह से उनको दिक्कत आ रही है। अपने उनका जो देश है वो कोलैप्स हो रहा है, इकोनॉमिकली बैंकक्रप्ट हो रहा है। उन्हें वर्ल्ड बैंक और IMF की जरूरत पड़ती है लोन की, उसके लिए वो अमेरिका के पास जाते हैं। तो ये इसी तरह की स्थिति यहाँ भी बनती भी दिखती है। ये कंट्राडिक्शन हमें बांग्लादेश के अंदर भी दिखता है जो आने वाले समय में काफी शार्पन हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर भी हम देखें तो तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जंग चल रही है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, तो ये इंडिया के लिए किस तरह से असर करेगा? क्योंकि हमारे एसेट्स हैं अफगानिस्तान में। भाई ये सबसे बड़ी समस्या तो पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान के अंदर इस समय सेसेशनिस्ट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हो गए। एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है यानी पाकिस्तानी तालिबान बहुत एक्टिव नज़र आती है। बलूचिस्तान में आप देख लीजिए तो वहाँ के ऊपर बलूच आर्मी जो है, नेशनल आर्मी उनकी, और दूसरे संगठन हैं वहाँ, इस्लामिक संगठन भी हैं और सेकुलर भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सेकुलर ग्रुप्स भी हैं जो जिनमें टेंडेंसी सेपरेटिज्म की है। तो और ये बड़े पावरफुल मूवमेंट हैं। ये जो मूवमेंट आए हैं ये जाएंगे नहीं। खासतौर से जो पाकिस्तान की तालिबान है, इनको जिस तरह की सपोर्ट अफगान दे रहे हैं वो उससे पाकिस्तान के लिए सप्रेस करना, दबाना उनके लिए मैं नहीं समझता संभव होंगे। लेकिन जो अफगानिस्तान का तालिबान है वो भी तो पाकिस्तान ने ही खड़ा किया है। देखिए ये एक ही लोग हैं, एक ही कल्चर है इनका, अधिकतर ये एक ही धर्म के मानने वाले हैं। और फिर उसके अलावा ये भी है कि ये जो डूरन लाइन जो है, बॉर्डर जो है इंटरनेशनल पाकिस्तान का जो है, उसको ये दोनों नहीं मानते। और ये आज से नहीं, ये शुरू से है। वहाँ पे पहले बादशाह खान हुआ करते थे वहाँ पे, तब ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था। तो वो भी नहीं चाहते थे कि जो ये प्रोविंस है NWFP पाकिस्तान का हिस्सा बने। वो कहते थे या तो हमें आज़ाद कर दो या तो भारत के साथ जोड़ो, के साथ जो अरेंजमेंट है उसी पे रखो। उनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। उसके बाद भी उनके यहाँ रही। बाद में उसको ख़त्म करने के लिए सेकुलर मूवमेंट पाकिस्तान ने मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट वहाँ पे प्रमोट किया, तो वो कुछ दिनों के लिए दब गया। अब ये इस्लामिक मूवमेंट खुद उसमें सेसेशनिज्म नज़र आने लगी, वो सेपरेटिज्म की बात करते हैं। अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सेना जो है ये सही इस्लामिक सेना नहीं है, बल्कि हम लोग ज़्यादा सही हैं, अपने को वो बताते हैं। तो और फिर दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान जो है वो भी डूरन लाइन को नहीं मानता। ये एक ही लोग थे। इनका विभाजन सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो अफगान वार जो हुई थी उसके बाद इनको अंग्रेजों ने, जब ये हारे हैं अफगान, तो पश्तून लोगों को दो भाग में बांट दिया कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव। तो वो इस तरीके से अलग अलग हो गए। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट अफगानिस्तान की जो है वो नहीं मानती। पहले जो सेकुलर गवर्नमेंट थी वो भी नहीं मानती थी, अब इस्लामिक आई है वो भी नहीं मानती, और फिर ये लोग भी अलग हो रहे हैं। तो
बहुत मुश्किल है ऐसे मूवमेंट को रोकना पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद ये हमने ये भी देखा है कि जब इस तरह के मूवमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं से मदद भी मिलने लगती है इन लोगों को। इसका इंडिया पर कोई असर आप देखते हैं? सीधा असर पड़ेगा इसका। असर देखिए, डायरेक्ट इसका असर भारत पे नहीं पड़ेगा। अगर वहां पे इनस्टेबिलिटी फैलती है इस रीजन में तो ईरान जाएंगे लोग ज्यादातर। उनकी कनेक्टिविटी, कल्चरल टाइज, लैंग्वेज इतनी वो ईरान से है, तो जब भी होता है वहां पे तो ईरान जाते हैं। एक सेक्शन भारत भी आता है जो प्रो इंडियन है, अफगानिस्तान से पहले भी आया, आज भी है, दिल्ली में भी है, नोएडा में भी है, वो बहुत बड़ी संख्या में। वो इतनी बड़ी समस्या नहीं बनता, वो पढ़ा लिखा भी है, एजुकेटेड है। समस्या इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी है, और पाकिस्तान इसको जो लूज कर रहा है वहाँ पे, वो गेन कर रहा है बांग्लादेश में, अपना बना रहा है वर्चस्व। दूसरी बात ये भी है कि अफगान जो है तालिबान, उनका कहना ये, उनकी सोच ये है कि भाई वो उन्हीं ने अपने सीधे रिश्ते अमेरिका से बना लिए, इतनी लंबी बातचीत की, हालांकि बातचीत कराने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। फिर उसके अलावा उन्हीं ने ये भी देखा कि वो चाइना से भी बात कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, वहाँ पे माइनिंग, उनके यहाँ लगभग 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर के कहा जाता है कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके पास। तो उनको लगता है कि क्यों पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान की नज़र इन 2 ट्रिलियन जो वो है रिसोर्सेज उनके ऊपर है, तो उनको क्यों दें, हम खुद ही नहीं ले लें। और फिर उसके अलावा ये एक और खतरे की बात है, मैं बता दूं, पाकिस्तान की सेना में पश्तून बहुत बड़ी संख्या में है। अगर ये ज्यादा मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे, दमन की नीति आगे बढ़ाएंगे, तो सेना के अंदर भी क्राइसिस आ सकती है। इसलिए कि पश्तून को नहीं मारेगा, और पश्तून की ये इथनिक आइडेंटिटी जो होती है धार्मिक आइडेंटिटी से ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पे था, लेकिन क्योंकि इथनिक आइडेंटिटी बंगालियों की बहुत स्ट्रांग थी, वो अलग हो गए। वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, उसके बाद भी अलग हो गए, और एक ही सेक्ट के मानने वाले थे दोनों। लेकिन अब जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि वापस बांग्लादेश के करीब जाया जाए और वहाँ की पॉलिटिक्स को, वहाँ के सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया जाए, आपको लगता है कि वो इसमें कामयाब हो पाएगा, या आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है? मुझको लगता है कि इस नीति से बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाएगी, इंटरनल प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगी। हाँ, वहाँ पे जो ये मिलिटेंट ग्रुप्स, एंटी इंडिया ग्रुप्स, उनका गठन हो सकता है। वो पहले से मौजूद हैं, उनको ट्रेनिंग पाकिस्तानी में मिलती है, वहां से ट्रेंड होके आते हैं। अब इनको बांग्लादेश के अंदर ही वो ट्रेंड करेंगे जो बढ़ रहा है उनका। और भारत के अंदर वो एक समस्या है भारत की। और दूसरी समस्या ये है भारत के सामने कि अगर वहां अराजकता फैलती है तो रिफ्यूजीज का, क्योंकि पोरस बॉर्डर है, उसको रोकना बहुत मुश्किल। लेकिन जो काम भारत ने बांग्लादेश के लिए अब तक किया है, क्या वो चाइना या पाकिस्तान कभी कर सकते हैं, या बांग्लादेश को भी ये पता है लेकिन बांग्लादेश सिर्फ अभी एक दौर से गुजर रहा है? देखिए, वो काम कर ही नहीं सकते हैं। हिस्टोरिक कनेक्टिविटी है वो, जिसको खत्म ही नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ के ऊपर मैंने पहले भी बताया कि जो स्ट्रगल है वो अमेरिका और चाइना के बीच में भी है वहाँ के अंदर। पहले उनको उससे भी निपटना पड़ेगा, और ये बड़ा मुश्किल काम होगा। उनके पास इतनी डिप्लोमेट नहीं है कि वो दोनों के कंट्राडिक्शन जो है, रशिया, अमेरिका और चाइना के, उनको अपने फेवर में एक्सप्लॉइट करके आगे बढ़ जाए। तो वो क्षमता भी उनके पास नहीं है। और तीसरी बात ये कि भारत से दूरी या भारत से इनमिटी, भारत से झगड़ा, लड़ाई, ये उनके फेवर में नहीं है। किसी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं सुधर सकती बगैर भारत के। भारत से इतनी ज्यादा, भारत से बैर उन्हें नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा मुल्क। लेकिन सेना जो होती है उसको इन सब चीजों की फिक्र नहीं होती। सेना को जो फिक्र होती है कि वो कैसे सत्ता में बनी रहे। और हमने ये देखा है कि वो आखिर तक लड़ते रहते हैं और मुल्क टूट जाते हैं। बहुत सी जगह हमने देखा, इराक में भी डिक्टेटोरियल रिजीम थी बेसिकली, तो सद्दाम हुसैन के रिजीम में आर्मी ही थी, बाद में वो आर्मी टूट गई। शाह ईरान के रिजीम में साथ भी यही हुआ, वो दमन की नीति अपनाते रहे और बाद में वो भी उनको जाना पड़ा, उनकी भी रिजीम टूट गई, आर्मी टूट गई। सीरिया के अंदर भी यही हुआ।
तो ये आर्मी बैक्ड रिजीम अब 21st सेंचुरी में बहुत समय तक नहीं चल सकती। जो बांग्लादेश में स्टूडेंट पावर सामने आई, जिसने कोटा सिस्टम को नौकरियों में खत्म कर दिया, आपको लगता है कि वो कभी इंडिया में मुमकिन है? नहीं, मैं नहीं समझता। यहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, जुडिशरी अलग है। तो इसलिए ये इस तरह की चीज़ें मुश्किल होती हैं। मूवमेंट आ सकते हैं, लेकिन पीसफुल मूवमेंट होते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप में, तो वो चलते रहते हैं, हमेशा रहते हैं। किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, बाद में गवर्नमेंट ने वो बिल ही विथड्रॉ कर लिया, इसलिए कि पब्लिक की डिमांड है। इलेक्शन होते हैं हर 5 साल पे, तो गवर्नमेंट को दिखाना भी तो पड़ता है। गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है जिससे पब्लिक में रिजेंटमेंट होता है, तो उसको वो विड्रॉ कर लेती है। इसलिए कि उसको अगला इलेक्शन लड़ना है, उसको जवाब देना है जनता के लिए। तो हमारे यहाँ जब तक ये है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, ये इसमें इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती। और फिर स्टूडेंट यहाँ पे अनरेस्ट तो हमें दिख ही नहीं रहा। स्टूडेंट अनरेस्ट है नहीं इस मुल्क में इस वक्त, बल्कि रूलिंग पार्टी की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा पॉपुलर है इस समय अमंग यूथ। तो अगर हम शेख हसीना की बात करें, तो शेख हसीना को कहा जाता है कि वो भारत के लिए काम कर रही थी या भारत के हितों को बढ़ावा दे रही थी। उनके जो डिट्रैक्टर्स हैं वो ये आरोप लगाते हैं, ये कितना सही है? मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। शेख हसीना जानती थी कि भारत के बगैर नहीं रह सकता। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से थी। पाकिस्तान का हस्तक्षेप वहां पे 71 से लगातार चल रहा था। उससे निपटने के लिए उन्हें जरूरत थी इमीडिएट नेबर की, हिंदुस्तान जो उनको दे सकता था। भारत ने ही उनकी सेना का गठन किया, मुक्ति बाहिनी से एक रेगुलर आर्मी बनी वहां पे। उसमें भारत का रोल था बहुत बड़ा। और फिर उसके अलावा ये था कि शेख हसीना हमेशा कोशिश ये करती थी कि पाकिस्तान से दूर रहे, और वो जनता भी वहां चाहती थी। उनके दिलों में गुस्सा था, इतने मिलियन लोग मरे थे, उसमें मारे गए थे, नरसंहार हुआ था, औरतों का रेप हुआ था, घर बिजनेसेस जलाई गई थी, तो वो लोग भूले नहीं है। बहुत चुनकर इंटेलिजेंसिया को मारा जी, इंटेलिजेंसिया, प्रोफेसर्स को, डॉक्टरों का, इंजीनियर्स को, अभी भी ये कर रहे हैं। फिर वही काम हो रहा है, ढूंढा जा रहा है वो डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर्स जो शेख हसीना या सेकुलर हैं, उनके ऊपर जमात इस्लामी आइडेंटिफाई कर रही है और फिर उनको अरेस्ट किया जा रहा है, मारा जा रहा है। तो वो बांग्लादेश की जो फ्यूचर है, वो हम बार बार यही बात कहते हैं कि वो भारत के साथ कनेक्टिविटी है, वो अलग नहीं हो सकता। आप बॉर्डर खींच देने से, एक रेखा खींच देने से मुल्क नहीं बन जाते। मुल्क बनाने में सैकड़ों साल लगते हैं, तब कोई एक नेशन बनता है। बांग्लादेश की एस्पिरेशन थी एक मॉडर्न नेशन स्टेट बनाने की। वो अब जो स्ट्रगल थी वो खत्म हो गई है। वहाँ की जो जनता चाहती थी, मेजॉरिटी जो चाहती थी, अब उनको वो अलहदगी की पॉलिसी, बिल्कुल सेपरेटिस्ट पॉलिसी की तरफ लेके जा रही है। एक प्योर इस्लामिक स्टेट के गठन, जैसे कि तालिबानाइजेशन। और होता ये है कि हमने इस प्रोसेस में देखा है कि हमेशा जो होता है, जमात इस्लामी आई है, फिर उससे ज्यादा कट्टरपंथी उनको रिप्लेस कर देते हैं, वो आ जाते हैं धार्मिक उसमें, और फिर वो आ जाते हैं, तो फिर उससे और ज्यादा होता है और एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए हैं, एक हिंदू नेता पर देशद्रोह भी लगा है, क्या बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथ की राह पर है? कट्टरपंथ की राह पे तो है ही। जो वहाँ पे सेकुलर ग्रुप्स हैं उनका सप्रेशन किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, उनके इंस्टीट्यूशन को दबाया जा रहा है। और जो ऑलरेडी उनके सरकारी इंस्टीट्यूशंस जो थे, जैसे जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, या और दूसरे इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के होते हैं, उनमें जो लोग सर्विसेज में थे उनको निकाला जा रहा है। फिर ये जो वहाँ पे बांग्लादेश में जो अवामी लीग पार्टी जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करती थी, उसका जो हेडक्वार्टर था उसको जलाया गया, उसके लीडर के घर को जलाया गया, इनके शेख हसीना के। फिर उसके अलावा ये भी है कि उनके पार्टी के जो लोग हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। तो इसमें तो फिर तो एक यही प्रक्रिया है उसी तरफ ले जाने की, एक विचारधारा को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही, धर्म के नाम पे वो मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है। जी, अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात करें,
तो 2025 में सबसे बड़ा चैलेंज आपके नजरिए से क्या है? भाई देखिए, हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं। चाइना का बना हुआ है, फिर उसके बाद पाकिस्तान और का था ही पहले से, ये दो थे। अब बांग्लादेश का एक सामने आ गया, म्यांमार एक अलग दूसरी फेल्ड स्टेट है, उससे भी भारत के बॉर्डर मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। फिर उसके अलावा ये भी है कि अमेरिका की भी कोशिश है कि भारत पूरी तरीके से रशिया का साथ छोड़े, अमेरिका के साथ अपने को अलाइन करे, और जो ऑकस है यानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके मिलिट्री अलायंस, भारत उसको ज्वाइन करे। मगर इसलिए अगर भारत नहीं ज्वाइन करता है तो वो अलायंस जो है एंटी चाइना जो बना था, एक फोर्स बनी है, वो बेकार हो जाती है। इंडिया की सेना सबसे ज्यादा सक्षम है, सबसे लैस है, मोस्ट मॉडर्न वेपन सिस्टम से बैटल हार्डन है बहुत। तो वो यूज करना, जैसे कि पहले अंग्रेजों ने भारत की सेना बनाई और फिर उसका इस्तेमाल साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में किया था, वो ये भी चाहते हैं कि किसी सूरत से वो ज्वाइन करे, ताकि अगर चाइना से कोई कन्फ्रंटेशन होता है तो भारत की अकेली सेना है जो जीत सकती है, लड़ सकती है, उनसे कैपेबल है। ठीक है, अमेरिकन सेना, वो उनकी एयरफोर्स तो बहुत अच्छी है, पश्चिमी देशों के एयर पावर बहुत स्ट्रांग है, उनकी क्षमता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मगर बगैर ग्राउंड फोर्सेस के कोई वॉर नहीं जीती जा सकती। तो वो देखते हैं भारत की तरफ। इस वजह से आजकल देखिए भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। होम मिनिस्टर के लिए भी उन्हीं ने, चाइना एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है ब्रह्मपुत्र पर, इंडिया के बॉर्डर पर, इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्या खतरा है? ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का होगा प्रॉब्लम। ये होगा कि बरसात में फ्लडिंग होगी, और जब जाड़ा और गर्मी आएगी तो पानी की कमी होगी, वो पानी डाइवर्ट कर देंगे अपनी दूसरी तरफ। ये सब अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विरुद्ध काम हो रहे हैं। बांग्ला सबसे बड़ी समस्या ये है चाइना के साथ, और बड़ी ताकतें जो भी बनती हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय नियम जो होते हैं उसका पालन नहीं करते, और ये एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे देश उसका पालन करें, ये अपने को उससे ऊपर उभार लेती हैं। मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी न केवल इंडिया की, इसलिए कि इससे एक बड़ी समस्या बांग्लादेश में भी आएगी। पानी यहीं से जाता है वहाँ पे, तो और ये एक रीजनल क्राइसिस है, और इसको मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत जरूर रखेगा, और जो प्रेशर है वो बिल्डअप करेगा। इंडिया अमेरिका रिलेशंस की बात करें तो ट्रम्प अब लौट रहे हैं। क्या ये ट्रम्प 2.0 में इंडिया अमेरिका रिलेशंस पहले से बेहतर होंगे या तनाव होगा, जैसे हम H1B वीजा को लेकर भी देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो बहुत पॉलिसी को नहीं बदल सकता, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। उनके यहाँ जो पॉलिसी होती है वो कंटिन्यूटी एंड चेंज, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंडिया में भी यही है। और वो जो पॉलिसी है वो चाहेंगे कि भारत पूरी तरह, ट्रम्प भी चाहेंगे कि भारत अलाइन करे। भारत के पास 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ है जो लगातार चली आ रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए हमारा, 120-125 बल्कि 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड है जो बढ़ के, जिसकी पोटेंशियल 500 बिलियन डॉलर की है। तो और फिर उसके अलावा ये भी है कि जो वो चाहेंगे कि भारत उनके साथ जुड़े। भारत के पास सेना है स्ट्रांग, भारत के पास रिसोर्सेज हैं, सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज़्यादा है भारत के पास। भारत के पास अंग्रेजी बोलने वाला, कंप्यूटर से भी जो एक मिडिल क्लास भी है और वर्किंग क्लास भी है हमारे पास, जो सबको सस्ता लेबर है जो सबको चाहिए। यूरोप के मुकाबले में भारत का लेबर बहुत सस्ता है। भारत के पास पोटेंशियल है कि वो स्वयं एक बड़ी शक्ति के रूप में एक बड़े ग्लोबल प्रोडक्शन हब और सर्विस प्रोवाइडर सेंटर भी बन सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज भी है हमारे पास, तो सर्विस सेक्टर में भी हमारे लोग बहुत आगे हैं। मिलियन के करीब अमेरिका में हमारे लोग काम कर रहे हैं। फिर यूरोप के हर शहर में आपको आईटी सेक्टर में खास तौर से इंडियन काम करते हुए आपको मिलेंगे जी। वो सब ले रहे हैं। तो भारत अगर अमेरिका से अलायंस करता है तो उसके लिए बहुत एक एसेट बन जाता है। कि अभी तक ट्रम्प ने बुलावा नहीं भेजा है अपने शपथ ग्रहण का। उम्मीद की जा रही थी फॉरेन सर्कल्स में चीन के राष्ट्रपति को बुलावा आ गया है, लेकिन वो आ जाएगा। आपको लगता है आएगा? हाँ, वो आएगा, क्योंकि अभी सारा काम जो उनका हो रहा है वो थ्रू स्टेट डिपार्टमेंट हो रहा है।
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सी चीज़ों को डिले कर रहे हैं। मोदी जी की उन्हीं ने इलेक्शन कैंपेन में भी तारीफ की थी। मोदी जी से उनके घनिष्ठ संबंध हैं पर्सनल लेवल पे, लेकिन पर्सनल लेवल एक हद तक होते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इंडिया का अगर क्लैश करता है तो मोदी जी उससे नहीं रहेंगे। और ये सोच लेना, वो जो ये चाहते हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो चाहता है या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो चाहता है कि भारत रशिया का साथ छोड़ के टोटली एलाई कर ले अमेरिका के साथ, तो वो बहुत संबंध। हमारी पॉलिसी जो है वो भारत अपने हित में काम करता है, भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऑटोनॉमी मेंटेन करता है। तो इस तरह के पहले भी प्रेशर आए, भारत उसको आसानी से मैनेज कर लेता है इन प्रेशर्स को। और इस समय बहुत ही ज़्यादा है अमेरिका की तरफ से प्रेशर भारत के ऊपर। और दूसरी बात ये भी है कि भारत की कोशिश होती है कि बातचीत से मसलों को हल करना। पॉलिसी हमारी, मोदी जी की पॉलिसी काफ़ी वाइब्रेंट पॉलिसी है और वो सभी के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं। ईरान से भी अच्छे रिश्ते हैं, तो इजराइल से भी हैं, अरबों से भी हैं, अमेरिका से भी हैं और रशिया से भी हैं। रशिया से हमारे टाइम टेस्टेड हमारा फ्रेंड रहा है, हमेशा सपोर्ट किया उसने, तो उसको छोड़ना आसान काम नहीं है। हमारी सेना भी काफ़ी हद तक निर्भर है उनके वेपन सिस्टम्स के ऊपर। हालांकि हमारी अब पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन की है, बट स्टिल रशियन वेपन जो होते हैं सस्ते होते हैं, हार्डी होते हैं, लाइफ बहुत होती है उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो भी सस्ते होते हैं। और फिर हमारा उनके साथ ज्वाइंट डिफेंस प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन, इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हमने बनाया जो कि बहुत ही सक्सेसफुल है। इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो उनके साथ हम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो या खुद मिल के दोनों भी डेवलप करने की बात चल रही है। फिर भारत की एस्पिरेशन जो है, एक जगह और बहुत प्रॉब्लम आती है अमेरिका के साथ। भारत चाहता है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड इमर्ज हो, और मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। ये है कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, सबसे रिच पैसे वाला देश है, और आने वाले समय में भी वो नंबर 1 इकोनॉमी ही रहेगा। एक वक्त में जब 2 वॉर्स चल रही हैं दुनिया में और बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, सबसे बड़ा चैलेंज फॉरेन पॉलिसी में आपको क्या लगता है? हमारे सामने चैलेंज वही पुराने हैं। अमेरिका के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हमें कोई थ्रेट नज़र नहीं आता वहाँ से। यह प्रेशर ज़रूर आते रहते हैं देशों से। हमें थ्रेट जो है हमेशा रहता है कि बांग्लादेश और चाइना से। वो ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि इस समय अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना इस समय चाइना के ऊपर अमेरिका का बहुत, तो चाइना की भी ये कोशिश है कि भारत जो है वो पूरी तरीके से ऑकस को ज्वाइन न करे या अमेरिकन पार्टनर रह जाए। इसीलिए उसने अपनी ट्रूप्स को विड्रॉ कराना शुरू कर दिया। उसको ये एहसास हो गया कि भारत ये नहीं एक्सेप्ट करेगा कभी। भारत ने की पॉलिसी ये रही है कि बातचीत से मसलों का हल करना, लेकिन साथ में भारत ने अपने ट्रूप्स भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए थे, बहुत एफिशिएंटली, बहुत कम समय के अंदर पहुँच गए थे इनको। तो चाइना को ये लगा, और चाइना भी इस समय कोई युद्ध लड़ने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के बहुत प्रेशर है। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि चाइना को रशिया के साथ अलग करना, और फिर दूसरी तरफ ये कि चाइना का कंटेनमेंट करना, ताकि जो ब्रिक्स बन रही है, ब्रिक्स सफल ना होने पाए। और फिर ये भी है कि कोई दूसरा, अमेरिकन पॉलिसी ये है कि कोई, वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा देश अमेरिका के कंपटीशन में आए, या अपने को उनकी जो सुपर पावर स्टेटस है उसको कोई देश चैलेंज करे, और चाइना उसको चैलेंज और करे। इंडिया चाइना के संबंध इस साल कैसे रह सकते हैं? क्योंकि हमने तनातनी तो देखी है, लेकिन फिर भी बातचीत पर हम लौट आते हैं। देखिए, बातचीत ही आर्मी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, एडवाइस किया था प्रेसिडेंट पुतिन को कि युद्ध का काल समाप्त हो गया। अमेरिका ने इतनी युद्ध लड़ी, वियतनाम, कंबोडिया, पर युद्ध तो सर 2 अभी भी चल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए वहां पे लड़े, अफगानिस्तान में लड़े 22 साल तक तालिबान से, बाद में उन्हीं को सत्ता हासिल कर दी। अफगानिस्तान, इराक में रिजीम चेंज की, मगर प्रो अमेरिकन रिजीम नहीं बना पाए। ईरान और
नॉर्थ कोरिया को कई डिकेड से कह रहे हैं कि वहाँ पे रिजीम चेंज की बात करें, वो वैसे ही दोनों बने हुए हैं। ईरान तो बहुत डेवलप भी कर गया। फिर उसके अलावा सीरिया को इन्हीं ने रिजीम तो हटा दी, लेकिन अब जो रिजीम उसके बदले में आ रही है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं आ रही। अमेरिकन डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वहाँ पे जिस प्रकार की आतंकवादी मिलिटेंट इस्लामिक मूवमेंट आ रहे हैं। देखिए, इस्लाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये जिस तरह का इंटरप्रिटेशन ये लोग करते हैं और उसका इस्तेमाल करना धर्म का, वो प्रॉब्लम बना हुआ है। तो वो तो इस तरह से वो जो है चाइना और भी इस बात को रियलाइज करता है भारत की कि युद्ध से मसले हल नहीं होंगे। रशिया ने अटैक तो कर दिया यूक्रेन पे, अब इतने दिन हो गए अभी तक वो यूक्रेन को हरा नहीं पाए और नहीं मैं समझता हूँ ये वार और लंबी चलेगी। ओवरऑल अगर आप देखिए तो रशिया धीरे धीरे कमजोर ही हो रहा है। रशिया जो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, देखिए अमेरिका के सामने कई समस्याएं। एक तो डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस है जो ब्रिक्स ने छेड़ रखा है। दूसरे साउथ साउथ कोऑपरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इन द सेंस के जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं वो बहुत डेवलप, अमेरिका का डिक्लाइन नहीं हुआ है, बल्कि ग्लोबल साउथ में जो बहुत सी कंट्रीज हैं जैसे तो इंडिया है, क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी रशिया को कमजोर करने की, वो यूक्रेन वॉर के जरिए पूरी होती दिख रही? नहीं हो सकती पूरी। अमेरिका रशिया के ने जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पिछले 5-10 साल में की है वो रिमार्केबल है और बहुत से फील्ड में उसने किया है। वो केवल पर रशिया कमजोर तो पड़ा है वॉर में। इकोनॉमिक आई, लेकिन उसके पास ऑयल रिसोर्सेज है। जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उस मुल्क को दबाना आसान काम नहीं होता। ईरान के साथ भी अमेरिका को यही समस्या नजर आ रही है, इसलिए कि ईरान जो है उसके पास अमेरिका से लड़ने की तो शक्ति नहीं है, मगर वो तेल की सप्लाई तो डिस्टर्ब कर सकता है और रिसोर्सेज हैं उससे वो अपने को उसने डेवलप भी कर लिया दोबारा से, और आने वाले समय में भी दोबारा खड़े हो जाएंगे। रिजीम स्ट्रांग है, रिजीम को गिरा नहीं सकते आसानी से। तो आप ऐसे देशों के साथ बहुत मुश्किल होता है जिनके पास रिसोर्सेज भी हों और फिर टेक्नोलॉजी भी है। रशिया के पास दोनों चीजें हैं उनके, तो उसको करना। एक लंबी लड़ाई अगर होती है तो यूरोप का भी लॉस बहुत होगा। यूरोप को सस्ती गैस मिलती थी, अब यूरोप तमाम बाहर से गैस खरीद रहा है, उसको उसके सामने प्रॉब्लम है, उसकी इकोनॉमी पे असर है। रिसेशन से जर्मनी जैसा देश रिसेशन में चला गया था अभी 1-1.5 साल पहले। अब यह है कि बाहर तो आ गए लेकिन इकोनॉमी कमजोर है उनकी। फ्रांस की भी इकोनॉमी कमजोर है। फिर दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। फ्रांस के खिलाफ पूरे फ्रेंच अफ्रीका जहाँ पे इनकी पुरानी कॉलोनीज थी, चैड, नाइजर, माली, कामरून, आइवरी कोस्ट, सब लोग फ्रेंच ट्रूप्स को वहां पे जो डिप्लॉय थे 30 वर्षों से उनको एक्सपेल कर रहे हैं वहां पे। और उनका कहना यह है कि ये लोग इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स जो वहां पे इमर्ज कर गए हैं उनको दबाने में ये असमर्थ रहे और मदद ले रहे हैं रशिया से, क्योंकि रशिया ने उनके इंडिपेंडेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया था। तो बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को जो अमेरिका सोच रहा है कि इजराइल अमेरिका ये इनकी जो कोशिश है, मुझे नहीं लगता कि ये कामयाब हो पाएगी। इससे अराजकता जरूर फैल जाएगी कुछ रीजन में, और अमेरिका की पॉलिसी भी यही है कि आइदर विद अस और अगेंस्ट अस, तो वो ये चलती नहीं है बहुत दिन। क्या शेख हसीना वापस लौटेंगी और फिर से उनकी वापसी होगी सत्ता में? अभी नहीं तो कुछ समय बाद। देखिए, ये बहुत मुश्किल है कहना। अगर वहां पे सेकुलरिस्ट वापस आते हैं, हमने देखा है कि उसका टाइम गैप 10 साल का होता है। हो सकता है कि आपकी उससे कम हो। वो वापस तो चली जाएंगी लेकिन नए लीडर्स इमर्ज हो जाते हैं। जब आप काफी लंबे समय तक बाहर रहें और लीड न करें ग्रुप्स को, हाँ अगर एग्जाइल में बैठ के वो कोई एक मूवमेंट चलाती हैं और वो वहाँ पे पॉपुलर हो जाता है तो वो एज ए लीडर चली जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि भारत को सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की भारत विरोधी बातें वो कर रहे हैं। और शेख हसीना चाइना भी जा सकती थी, वो वहां नहीं गई, उन्होंने इंडिया ही को चूज किया। वो पहले भी इंडिया में शरण ले चुकी वो जानती थी कि इंडिया जो है वो टाइम टेस्टेड फ्रेंड है उनका, कि परिवार के भी संबंध रहे, यहाँ रही भी है। इंदिरा गांधी ने उन्हें काफी सपोर्ट किया था, नेशन ने सपोर्ट किया था, इंदिरा जी ने भी सपोर्ट किया था उस समय, इसलिए कि वो बांग्लादेश के मूवमेंट के ये लोग लीडर्स थे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और इंटरनेशनल पॉलिसी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में इतनी सारी बातें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद।